नमस्कार दोस्तों, निखिल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी की विशेष प्रश्न उत्तरियों की क्लासें हमारी जारी रही है सुचारू रूप से, और उसी में हम चर्चाएं करेंगे। आज कौन सा पॉलिटिकल का एक हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा सा है और आर्मी में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हालांकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि इसमें एक रीजन है और उस रीजन के कारण क्या कर देते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम और आगे के क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं जो इस चैनल पे जो आपकी क्लासें आ रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता दिया करो दोस्तों, ताकि हम इस कक्षाओं में और सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के अंग पूछे हैं तो ज्यादातर बच्चे, मैं बता दूं, इसका आंसर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। वो हालांकि क्या होता है, गलत होता है। संसद के अंग पूछे, देखो दोस्तों, इस पर आपको देखना है, इस पर गौर करना। जितना क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना ही क्या है, आपको तो देखने में सरल लगेगा, परंतु वो गलती होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, वो यहीं पे देखो। इसमें क्या पूछा है, संसद के अंग। तो संसद के अंग तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से अंग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे यहीं पे संसद नाम लिख लो, संसद, संसद के अंग। ये अंग तो पूछे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। उन तीनों के अंगों के बारे में चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं संसद के। तो पहला अंग होता है राज्यसभा, राज्यसभा। और राज्यसभा, इसके साथ साथ ही हम इसके अनुच्छेदों का भी अध्ययन करेंगे। तो संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन मिलता है, संसद का वर्णन मिलता है 79 में। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन मिलता है, जबकि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है। अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन मिलता है, राज्यसभा का वर्णन मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं कौन सा संसद का अंग आता है। दूसरा अंग आता है लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। लोकसभा में किसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन मिलता है, लोकसभा का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरा अंग कौन सा है। तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। तीसरा अंग कौन सा होता है, राष्ट्रपति इसका तीसरा अंग होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, इसका तीसरा अंग होता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में क्या होता है, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाकी बात करते हैं कि आप 2 क्यों बता रहे थे। आप यही पढ़ते हो लोकसभा राज्यसभा, और राष्ट्रपति को क्या कर देते हो, अलग कर देते हो, जबकि वो क्या है, संसद का अंग है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए संसद के सदन, आपका ये क्वेश्चन होता तब आपका क्वेश्चन सही होता। संसद के सदन, संसद के सदन पूछे तो सदन कितने होते हैं, वास्तव में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा, राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। एक कौन सा होता है, लोकसभा, लोकसभा। लोकसभा के वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा की आपको सीटें पूछी जाए कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 543 सीटें। 543 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इंडियन। इसका वर्तमान में 104वां जो संविधान संशोधन है, संशोधन के तहत हटा दिया गया, इसे संशोधन से हटाया गया, से हटा दिया गया है, हटाया गया। कौन सा, 2 जो एंग्लो इंडियन है, इन्हें क्या कर दिया गया, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, 543 सदस्य। और आपको पूछ ले अधिकतम कितनी सदस्य संख्या है, तो अधिकतम ही वर्तमान में कितनी है, 550 सदस्य संख्या है। वैसे पहले कितनी थी, 552 थी, 552 थी। वर्तमान में पूछे, वर्तमान में 550 है अधिकतम, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का क्या नहीं किया जाता, निर्वाचन नहीं किया जाता। तो वर्तमान में कितनी है, 550 है। इसी प्रकार आपसे पूछ ली जाए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में तो कितनी है, 250 अधिकतम जो सदस्य संख्या है। अधिकतम तो आपसे पूछे तो अधिकतम तो कितनी है, अधिकतम तो है 250 सदस्य संख्या। वर्तमान में कितने सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं, वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में है 245 सदस्य। 245 में से क्या है, 245 में से 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं, 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत, मनोनीत, मनोनीत,
मनोनीत होते हैं अनुच्छेद 80(3) के तहत। अनुच्छेद 80(3) के तहत क्या होते हैं, 80 क्लोज 3 के तहत इन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, जो कला, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य आदि से क्या होने चाहिए, निपुण होने चाहिए। अब बात करते हैं राज्यसभा कैसा सदन है। ये एक स्थायी सदन, ये एक स्थायी सदन है। और जबकि लोकसभा कैसा है, लोकसभा के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगी, एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछ लिया जाए कितने वर्ष का होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष का इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और भी आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है, संसद का उच्च सदन तो कौन सा है और संसद का निम्न सदन कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मूर्खों का सदन कौन सा है, जैसे ये स्थायी सदन होगा तो ये किस प्रकार का सदन होगा, कौटिल्यों का सदन होगा, कौटिल्यों का सदन, कौटिल्यों का सदन, का सदन। और ये क्या हो गया, अस्थायी सदन है तो ये क्या हो गया, मूर्खों का सदन हो गया, मूर्खों का सदन, मूर्खों का सदन। इसकी सदस्यता बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, इसमें जो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो कितने उम्र का होना चाहिए, इसमें उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा में उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये यही से मैं गारंटी के साथ आपसे दावा करता हूं कि यहीं से एक क्वेश्चन आपको यदि आर्मी में पॉलिटिकल से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। और चांस ही क्या है, इस क्लास को नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इस क्लास से आपको 100% डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपके लिए जो मैंने बताया है ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैंने अनुच्छेद भी आपको बताया है कौन सा हटा दिया गया है, जैसे 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटाया गया है, कौन से अनुच्छेद को, अनुच्छेद 331 को, अनुच्छेद 331 को हटा दिया गया है। और किस श्रेणी में रखा गया है, किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है इसे। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था। उसके तहत ये दो एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे, उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसका कार्यकाल हो गया 5 वर्ष का, इसका सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का। ये किस प्रकार का सदन है, स्थायी सदन। एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि इसमें हमने क्वेश्चन में क्या अध्ययन किया है, क्योंकि मैंने आपको बहुत फास्ट स्पीड से बताया है, तो एक बार हम स्लो स्पीड से क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया था कि संसद के कितने अंग होते हैं। आपसे क्या पूछा है, संसद के अंग पूछे हैं कि संसद के अंग कितने होते हैं। तो संसद के अंग पूछे तो आपको आंसर देना है संसद के 3 अंग होते हैं, वो मैंने आपके सामने बता दिए हैं। पहला अंग होता है राज्यसभा, दूसरा अंग होता है लोकसभा और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। आपसे पूछ लिया जाए इनके अनुच्छेद, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में मिलता है। जबकि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 80 में मिलता है। जबकि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। इसके बाद में आगे बात करें राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं कि संसद के अंग पूछे हैं। आपसे क्वेश्चन हटके हुए पूछ लिया जाए कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा होता है और लोकसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए तो 250 होती है, जबकि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या पूछ ली जाए तो 552 होती है। परंतु वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 550 है। ये किस रीजन से हुआ, 104वां जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उसके तहत 2 जो एंग्लो इंडियन सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करने का काम करता था, उन्हें वर्तमान में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इस प्रकार का कोई प्रावधान लोकसभा में नहीं रखा गया है। अब वर्तमान में पूछी जाए कि कितनी सदस्य सीटों पर निर्वाचन होगा, तो वर्तमान में 543 सदस्य जो सीट है उस पर लोकसभा के निर्वाचन होंगे। उसी में से बहुमत प्राप्त दल की सरकार क्या बनाएगी, अपना प्रधानमंत्री उसमें से नियुक्त करेगी और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। ठीक है, बहुमत दल का नेता क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनने का काम करता है अनुच्छेद 75 के तहत। बात करते हैं आगे राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जबकि बात करें कि 233 सदस्य तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 233 सदस्य तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। जबकि 12 सदस्य क्या होते हैं, अनुच्छेद 80(3) के तहत जो कला, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य आदि में जो निपुण होता है उसे राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसको तुलना में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। मैंने क्या बताया ये गौर करके रखना। ये किस प्रकार का सदन है? ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। इस सदन को कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा के सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो आपसे एक क्वेश्चन में बताऊंगा, वो अगली कक्षा में लेकर आऊंगा कि आप कमेंट करके वैसे पहले मुझे बता देना, कल मैं उसका सविस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन है। और मैं बता दूं आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आपको पूछ ली जाए लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा में यदि चुनाव लड़ना है तो व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो 6 वर्ष उस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। 6 वर्ष, सॉरी दोस्तों, 6 वर्ष नहीं 30 वर्ष होनी चाहिए। यह तो इसका कार्यकाल है, तो इसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं जो मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे मूर्खों का सदन क्यों बोला जाता है, इसे कौटिल्यों का सदन क्यों बोला जाता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है तो दोस्तों, क्योंकि उसमें वयस्क व्यक्ति जो बनते हैं, सदस्य बनते हैं, तो वो कैसे होते हैं? कौटिल्य, वो समझदार सदस्य होते हैं, जबकि ये छोटे सदस्य बन जाते हैं। इसका खून उबाल मार रहा होता है, तो ये कैसे सदन हो गया? इसमें लड़ाई दंगे ज्यादा होते हैं, जब बहस चलती है तब। तो इसे कौन सा सदन का नाम दे दिया गया? मूर्खों का सदन नाम दे दिया गया। ठीक है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। आप इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके रखो। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के जो क्वेश्चन है उसके बारे में और आगे सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये है वाराणसी किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? जो नदियों के किनारे पे बसे हुए जो शहर है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चाएं करेंगे कि कौन सी नदी पर कौन सा शहर विकसित है, उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसमें पूछा वाराणसी किस नदी के किनारे पे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और नर्मदा नदी। ये हमने 4 ऑप्शन में दिए हैं। तो आपको बता दूं कि गंगा नदी पर कौन कौन से शहर जो विकसित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यमुना पे कौन से शहर विकसित है और ब्रह्मपुत्र पे कौन से शहर विकसित है, इन सभी शहरों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा? डिब्रूगढ़ और क्या? गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए तो गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के। और डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे पर कौन सी शहर स्थित है? तो जबलपुर। वहीं पे क्या होती है? आर्मी की भर्ती भी होती है, तो जबलपुर शहर है। आपसे पूछ लिया जाए जबलपुर किस पर स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी? सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। एक ये पूछा जाता है कई बार, लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लंदन की बात करें, लंदन टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि मिस्र किस नदी के किनारे पर स्थित है? नील नदी के किनारे पर स्थित है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मिस्र किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मिस्र नील नदी के किनारे पर स्थित है, जो क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ली जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, लंबी नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ ली जाए, बड़ी नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? अमेजन नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। आगे बात करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी पर कौन कौन से शहर स्थित है? तो आगरा, इटावा और जो नई दिल्ली है वो स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे आगरा। आगे बात करते हैं इटावा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कौन सा? नई दिल्ली। ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात करते हैं वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इस गंगा नदी के किनारे पे और क्या है? प्रयागराज
प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। कन्नौज, कन्नौज कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। और आगे बात करते हैं, जो कानपुर महाराष्ट्र में पड़ता है वो गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। कानपुर कई बार पूछा जाता है। पटना कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? बिहार में जो पड़ता है। पटना भी किस नदी के किनारे पे स्थित है? गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। और आगे बात करते हैं हरिद्वार और बद्रीनाथ। हरिद्वार, हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे पे है? तो गंगा नदी के किनारे पे। और आगे बात करते हैं हरिद्वार के बाद में बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? बद्रीनाथ भी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। इस प्रकार अलग अलग शहर अलग अलग नदी के किनारे पे स्थित है। तो हम दोस्तों हमने कौन सी नदियों के बारे में पढ़ा है? गंगा नदी और यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे पे है? तो सरयू नदी के किनारे पे है। मिस्र कौन सी नदी के किनारे पे? नील नदी के किनारे पे स्थित है। लंदन कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। और इसी प्रकार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी जाए तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। एक बार हम इस क्वेश्चन का फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में चर्चा ही करते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा है वाराणसी किस नदी के किनारे पे स्थित है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था वाराणसी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। और गंगा नदी के किनारे पे और कौन कौन से शहर विकसित है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे पे, कानपुर कौन सी नदी के किनारे पे? गंगा नदी के किनारे पे। पटना कौन सी नदी के किनारे पे? गंगा नदी के किनारे पे। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे पे? तो हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे पे। और बद्रीनाथ भी कौन सी नदी के किनारे पे है? गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। फिर आगे पूछा जाता है कि आगरा, आगरा कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे पे। इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह भी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो गंगा नदी के, यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। आगे बात करते हैं जो हमारी राजधानी है नई दिल्ली, नई दिल्ली किस नदी के किनारे पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पर डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे। और गुवाहाटी, गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है। आगे बात करते हैं जबलपुर जो आर्मी का सेंटर है और आर्मी की भर्ती होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित है। मिस्र कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है नील नदी, उस पर कौन सा शहर स्थित है? मिस्र शहर स्थित है। आगे पूछा जाता है ये लंदन जो शहर है, ये कई बार पूछा जाता है कि टेम्स नदी के किनारे पे ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न जो नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और आपसे पूछ लिया जाए अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे पे स्थित है? क्योंकि यहीं पे अभी राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वो किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने बात की थी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी तो पूछे तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है। जबकि बड़ी भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ ली जाए तो ब्रह्मपुत्र भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। और ऐसी कौन सी जो नदियां जो क्या नहीं बनाती? जवार नदमुख नहीं बनाती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो दो नदी है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती, ये क्या नहीं बनाती? जवार नदमुख नहीं बनाती, जवाहर नदमुख नहीं बनाती। जवार नदमुख नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा व ताप्ती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी जो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो क्या नहीं बनाती है? डेल्टा बनाने का काम नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए और आप यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें। और आपको यदि कहीं पे दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और आगे सुधार करने का प्रयास करें। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हो तो हम अगली कक्षा में आपको दोगुनी एनर्जी के साथ आपको अगली कक्षा कराने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा मोटिवेशन क्या है? आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आप इसमें कमेंट किया करो ताकि हमें भी ये पता चल सके कि कौन सा बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। बचा हुआ टॉपिक है वो आगे की कक्षा में चर्चाएं करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।